प्रिय छात्राओं, मैं संजय कुमार पाथरी, प्रवक्ता जीव विज्ञान और राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी टिहरी गढ़वाल। और प्रिय छात्राओं, मैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं की जो आजकल किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनकी थोड़ा तैयारी आपको कराना चाहता हूं। तो आज का जो टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, माने युग्मकों का निर्माण। और अब आपको ये भी पता हो गया है कि इसके अंतर्गत दो मुख्य बिंदु आते हैं। एक आता है मेल गैमेट और दूसरा आता है फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट के अंतर्गत इसके अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया है। और हम जो है उनके सबसे पहले मेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, हम इसकी हेडिंग डालेंगे। और ये बहुत सरल है। एक तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि मनुष्य में जो वृषणाकोश होता है उसमें वृषाणु पाए जाते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं। और इन्हीं टेस्टिसों का काम है गैमेट का निर्माण करना, यानी मेल गैमेट का निर्माण करना और युग्मक का निर्माण करना। और इसी प्रक्रिया को हम आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं। बच्चे नहीं समझ पाते तो पढ़ते समय तुम्हारा ये भी ध्यान होना चाहिए कि ये वृषणाकोश कहाँ पर होता है और वृषणाकोश के अंदर क्या होता है। वृषाणु होता है और वृषाणु का कार्य है नर युग्मक का निर्माण करना। अब इसको हम बिंदुवार पढ़ाते हैं। सबसे पहले आती है बात स्पर्मेटोजेनेसिस। जब हम वृषाणु, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, में 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब शुक्र जनन पालिकाएं पाई जाती है। और इन पालिकाओं के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। 2 पॉइंट स्पष्ट हो गए। और इन सेमनीफेरस जो ट्यूब होते हैं, अगर इसकी हम सूक्ष्मदर्शी से क्रॉस सेक्शन देखें तो इसमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है। और आपकी एनसीईआरटी में शुक्रजनक नलिकाओं का टीएस का बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है और उसी को हमने समझना है। जीव विज्ञान चित्रों का विज्ञान है, इसलिए चित्रों को समझना है। तो इसका जो डायग्राम है इसको हमने सबसे पहले ये समझना है कि इसमें स्पर्मेटोगोनियम, जिसको हम स्टेम सेल कहते हैं, एक तो उस डायग्राम के अंतर्गत ये पाया जाता है। उसके बाद स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दूसरा पॉइंट ये याद करना है, डायग्राम में है। और तीसरा पढ़ेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 3 पॉइंट। और चौथा पढ़ेंगे हम स्पर्मेथेट। और 5वां पढ़ेंगे हम स्पर्मेटोजुआ। और लास्ट में स्पर्म का निर्माण हो गया। और इसके जो बीचों बीच में है वो एक ल्यूमन पाया जाता है। और इसी में जो है सर्टोली सेल, ये भी इस चैप्टर के अंतर्गत उल्लेख आएगा। तो आपने ये 5 पॉइंट सीरियल वाइज पढ़ना है। और एनसीईआरटी की किताब में भी ये आपको दिखा रखा है। तो बेटो सेमनीफेरस ट्यूब का हमने कहा है कि क्रॉस सेक्शन, जो उसका क्रॉस सेक्शन को देखने पर हमें निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।
जो बड़ी कोशिकाएं, इनको कहते हैं सर्टोली सेल। और बोर्ड की परीक्षा में आता है कि सर्टोली सेल का क्या कार्य है। ये स्पर्म शुक्राणु को भोजन पोषण प्रदान करता है। ये सेल एक दूसरे से जुड़ी होती है परंतु स्पर्म का निर्माण नहीं करती है। अब नंबर 2 आएगा स्पर्मेथोगोनियम सेल, जिसको स्टेम सेल कहते हैं। सर्टोली कोशिकाओं के बीच में कुछ कोशिकाएं पड़ी रहती है, इन्हें हम स्पर्मेथोगोनियम कहते हैं। और ये सेल्स, ये कोशिकाएं स्पर्म शुक्राणु का निर्माण करती है और इन्हें स्टेम सेल कहते हैं। अब बेटो, स्टेम सेल में समसूत्री विभाजन करने की अद्भुत क्षमता होती है और इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य माने पुरुष 80 वर्ष तक, 80 क्या, मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक वो जीवित रहता है तब तक स्पर्म शुक्राणु बनते रहते हैं। इसलिए पुरुष कभी भी बूढ़ा नहीं होता, अर्थात वो 90 वर्ष की उम्र में भी संतान उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि उसमें शुक्राणुओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। जब बच्चा का विकास होता है तो उस समय उसमें भ्रूणीय झिल्ली, एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है और उनमें से यौक सेक होती है और यौक सेक से ही स्पर्मेथोगोनियम आता है। तो ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि यौक सेक स्पर्मेथोगोनियम का निर्माण करता है। और जब बेटो बच्चा 13 वर्ष की उम्र में यौन आरंभ होता है तो उस समय स्पर्मेथोगोनियम में समसूत्रीय विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपने क्या करना है, इनको याद करना है। अब जब यौन आरंभ होता है तो हमारी जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है और जिस हार्मोन को कहते हैं हम GnRH, गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक स्रावित होता है LH और दूसरा होता है FSH। LH लैडिंग सेल जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है और फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इस प्रकार से हमने कहा कि जो स्पर्मेथोगोनियम होता है, आपकी NCERT की बुक में बहुत सुंदर डायग्राम दे रखा है इसका, आरेखीय रेखा चित्र। तो इसमें जो स्पर्मेथोगोनियम 2n होती है, तो फिर हमने कहा माइटोसिस होती है और माइटोसिस का अर्थ है समसूत्री विभाजन। और इसमें प्राइमरी स्पर्मेथोसाइट्स, फिर इसमें ये यहाँ पर भी ये 2n होती है। फिर इसके बाद इसमें मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, 2 सेल का निर्माण होता है। और इसके बाद जब सेकेंडरी स्पर्मेथोसाइट्स बनती है तो यहाँ पर n कोशिका है, यहाँ पर 2n के बाद मियोसिस माने मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस फर्स्ट 2n है और उसके बाद ये क्या हो जाती है, n हो जाती है। और इस प्रकार से सेकेंडरी स्पर्मेथोसाइट्स, मियोसिस सेकेंड, और इसमें क्या होता है 4 सेल बन जाती है। और इस प्रकार से फिर स्पर्म मेथड, फिर स्पर्म मियोजेनेसिस,
स्पर्मेटोजुआ और लास्ट में किसका निर्माण हो जाता है, स्पर्म का जो शुक्राणु का क्या हो जाता है, निर्माण। और बेटो ये भी पता होना चाहिए तुम्हें कि ये जो सारी प्रक्रिया है ये कहाँ पर होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब शुक्र जनन कोशिका में होती है। स्पर्मेथोगोनियम 2n में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है। समसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट में एक सेल से 2 सेल्स, फिर कितने सेल्स बनती है, 4 सेल। और ये भी याद होना चाहिए आपको कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब के बीच के भाग को ल्यूमन कहते हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं सर्टोली कोशिका के साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, धंसे रहते हैं। जब स्पर्म सर्टोली कोशिका में धंसे भाग से ल्यूमन के कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। तो इसको आपने बहुत अच्छे ढंग से क्या करना है, याद करना है। और फिर मैं आपको ओजेनेसिस माने फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ाऊंगा और इसके मैं डायग्राम भी आपको भेज दूंगा। और इसको अच्छे ढंग से बार बार लिखना है और एक बार 2 बार, और फिर आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और यदि इस चैनल में पहली बार आए हो तो इसको क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को क्या करना है, पहुंचाना है। और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की आज की कड़ी में इतना ही।